पूरी दृढ़ता के साथ आपके चैनल पे कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल के अंदर बनने जा रही है और तमाम एग्जिट पोल तो दिखा रहे हैं, लेकिन जब हम लोग ग्राउंड पे गए थे तो वहां भी हमने देखा था कि बंगाल की महिलाओं में जबरदस्त उत्साह था भारतीय जनता पार्टी को लेकर। और वो महिला किसी भी वर्ग की हो, चाहे मुस्लिम धर्म से हो, चाहे हिंदू धर्म से हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म से हो, वो सभी महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को एज ए ऑप्शन देख रही थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी 4 तारीख को चुनकर आती है तो सबसे पहला काम जो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत होना चाहिए वो महिलाओं की सुरक्षा का होना चाहिए। दूसरा काम जो मेरे मन में है कि भारतीय जनता पार्टी को जरूर करना चाहिए वो सीए, एनआरसी और एक बार फिर से एसआईआर को कराना चाहिए, क्योंकि अभी भी मैं मानता हूं कि कम से कम 1 करोड़ अवैध लोग पश्चिम बंगाल के अंतर्गत रह रहे हैं। टीएमसी पार्टी थी, उसके कई सारे कार्यकर्ताओं को उसमें लिप्त होना, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखना और तमाम पॉलिटिकल मन से ये कहना कि हम लोग काबा तक जाएंगे, ये सब चीजें बंगाल की जनता को प्रभावित कर रही थी और लोग वहां अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस बार बाहर निकलकर वोट किए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो भी अपने चुनावी मैनिफेस्टो में रखती है धीरे धीरे करके ही सही उसको पूरा करने का काम करती है। और हमने कई बार देखा है कि केंद्र की सरकारों ने, राज्य की सरकारों ने जो वादे किए होते हैं उसको हो सकता है कि तुरंत नहीं इंप्लीमेंट करे, लेकिन थोड़े दिन बाद इंप्लीमेंट किए जाते हैं। एक चौराहे पर किसी भी महिला के साथ कोई छेड़छाड़ करे, कोई दुर्व्यवहार करे तो अगले चौराहे पर उसको यमराज से भेंट होना चाहिए, क्योंकि जब तक एक लोकतांत्रिक देश में महिलाएं सामने नहीं आएंगी तब तक हम विकासशील देश ही रह जाएंगे, विकसित देश कभी नहीं बन पाएंगे। हिंदू देवी देवताओं के यहाँ जो फंड जमा होता है, जो मंदिरों में फंड जमा होता है, उस फंड के पैसे को भी कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड को आगे बढ़ाने के लिए, कहीं ना कहीं एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म के लोगों को रिजर्वेशन प्रदान करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये जो रवैया है कि अनएक्सपेक्टेड चेहरा, ये मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगता है। और मेरा मानना है कि जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो वहां पर अपने खून पसीने बहाया है, उसको आप मुख्यमंत्री बनाकर भेजिए, क्योंकि वो एक एक क्षेत्र को, एक एक परेशानी को, एक एक कमियों को जानता है। एक ऐसा विवादित ढांचा जिसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद वहां पे राम मंदिर का निर्माण किया गया है, अगर उसको फिर से निर्माण करवाया जाएगा तो लोग आपस में लड़ेंगे, लोग आपसी सौहार्द को खतरे में डालेंगे और कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एकता की जो बात लोग करते हैं वो विफल होते दिखेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गौरव यादव। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में और हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल चंदेल जी। इनसे आज बातचीत करेंगे वेस्ट बंगाल के एग्ज़िट पोल्स को लेकर, क्योंकि एग्ज़िट पोल्स में जो कहानी है वो बदलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि बंगाल में दीदी को हिलाना नामुमकिन है, लेकिन एग्ज़िट पोल्स ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी जो है वो बढ़त बनाती दिख रही है। सर क्या कहेंगे, बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए, मैं पूरी दृढ़ता के साथ आपके चैनल पे कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल के अंदर बनने जा रही है और तमाम एग्जिट पोल तो दिखा रहे हैं, लेकिन जब हम लोग ग्राउंड पे गए थे तो वहाँ भी हमने देखा था कि बंगाल की महिलाओं में जबरदस्त उत्साह था भारतीय जनता पार्टी को लेकर। और वो महिला किसी भी वर्ग की हो, चाहे मुस्लिम धर्म से हो, चाहे हिंदू धर्म से हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म से हो, वो सभी महिलाएँ भारतीय जनता पार्टी को एज ए ऑप्शन देख रही थी। और जब आप देखेंगे कि 4 तारीख को ये वोटिंग में बदलेगा तो सारे न्यूज़ चैनल यही कहेंगे कि बंगाल की महिलाओं ने सबसे ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया। और जो अभी कई सारे चैनल्स पे एग्जिट पोल आ रहे हैं या तमाम लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की भी सरकार बनेगी, और मैंने एक अभी सीनियर एडिटर का एक न्यूज़ देखा, उसमें वो कह रहे हैं कि 70% लोग बंगाल के अपने व्यूज़ देने से कतरा रहे थे, बच रहे थे, वो देना नहीं चाहते थे। सिर्फ 30% वोटिंग को लेकर हमने ये सर्वे किया है। उसमें भी मैं उनको कहना चाहूँगा कि मैं खुद बंगाल के चुनाव में ज़मीनी स्तर पर गया था, कम से कम 180 से लेकर 200 सीटें भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में मिलेंगी। और ये सिर्फ चुनाव ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रचार किया या तमाम बड़े बड़े लीडर गए सिर्फ इसलिए इतनी सीटें आ रहे हैं। ये सीटें इसलिए भी आ रही हैं क्योंकि बंगाल की जनता अब बंगाल की सरकार से और ममता बनर्जी से त्रस्त आ चुकी थी, चाहे वो आरजी कर मेडिकल घोटाला हो, रेप
की घटना हो, चाहे वो 12 परगना में जो घटनाएं घटित हुई, लोगों के साथ हिंसा हुई हो, चाहे काली माता के प्रोसेसन में पथराव हुआ हो, चाहे जय श्री राम बोलने पे ममता बनर्जी खुद जो है लोगों के ऊपर हमला करा रही हो, चाहे हिंदू महिलाओं का घर से बाहर निकलने के लिए ममता बनर्जी का ये कहना कि 7 बजे के बाद ना निकलिए, ये सब घटनाएं बंगाल की जनता को आहत कर रही थी। और बंगाल की जनता ने साफ तौर पर ये मैंडेट इसलिए भी दिया है कि आगे जब 4 मई के बाद सत्ता परिवर्तन हो तो उन्हें सबसे बड़ी चीज़ जो वहाँ के लोगों से सुरक्षा प्रदान हो। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि एग्जिट पोल अभी बहुत ही इतर बितर बातें कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हो भी सकता है, कुछ लोग नहीं भी हो सकता है, लेकिन मेरा क्लियर मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 180 से 200 सीटों के बीच बंगाल के अंदर आ रही है। एग्जिट पोल्स को ऐसा भी कहा जा रहा है कि एग्जिट पोल्स जो हैं वो बायस्ड दिखाए जा रहे हैं, भाजपा के पक्ष में दिखाए जा रहे हैं। लेकिन जब दिल्ली में चुनाव हुए थे और दिल्ली चुनाव में भी हमने एग्जिट पोल्स को देखा था कि भाजपा के पक्ष में दिखाया गया और विपक्ष ने उसका बढ़ चढ़ कर विरोध किया, लेकिन जब रिजल्ट आए तो रिजल्ट लगभग वैसे ही आए जो एग्जिट पोल्स में दिखाया गया था। तो क्या जो एग्जिट पोल्स हैं हम उसको सच मान सकते हैं कि भाजपा ही 4 तारीख को जीत बनाएगी बंगाल में? जी देखिए, एग्जिट पोल को आप सच इसलिए भी मान सकते हैं क्योंकि 10% वोट का इंक्रीमेंट होना, और 10% कहाँ से इंक्रीमेंट हुआ है, 50% से 60% नहीं हुआ है, 82% वोटिंग शेयर से 92% वोटिंग शेयर हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नंबर है। और 10% वोटिंग शेयर के बढ़ने के बाद भी वहाँ की महिलाओं को अपने आप में असुरक्षित महसूस करना, कई सारी रेप की घटनाओं को होना, जो अभी वहाँ की टीएमसी पार्टी थी उसके कई सारे कार्यकर्ताओं को उसमें लिप्त होना, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखना, और तमाम पॉलिटिकल मन से ये कहना कि हम लोग काबा तक जाएंगे, ये सब चीज़ें बंगाल की जनता को प्रभावित कर रही थी। और लोग वहाँ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस बार बाहर निकलकर वोट किए हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन का, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से वहाँ पर व्यवस्था की थी कि लोगों को अपने घर से बाहर आकर वोट देने में सहजता महसूस हुई, किसी से कोई डर और भय नहीं महसूस हुआ, और अपने वोटिंग के अधिकारों को उन्होंने बहुत ही दृढ़तापूर्वक यूज किया। तो कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, हो सकता है कि उनके आंकड़े कुछ अलग हों, लेकिन जो वहाँ की ज़मीनी जनता थी वो भी इस बार टीएमसी को सत्ता में नहीं लाना चाहती थी, इसलिए वो वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं। अगर बंगाल में भाजपा चुनाव जीतती है तो आपको क्या लगता है उसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहेगा? एसआईआर, या फिर डेवलपमेंट इश्यूज़, या फिर जो हिंदुओं का नरसंहार बंगाल में हुआ वो, या फिर जो टीएमसी के 15 साल रहे हैं उसमें जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है? देखिए, मैं अपना जो व्यू मानता हूँ वो सबसे बड़ा यही व्यू मानता हूँ कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर वहाँ की महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही थी, वो सबसे बड़ा रीज़न होगा। क्योंकि हमने देखा है इसके पहले बिहार के में चुनाव हुआ और बिहार में भी एंटी इनकम्बेंसी की बात लोग कर रहे थे, वोट परसेंटेज भी बढ़े थे, लेकिन चुनाव के बाद जो नतीजे आए उसमें बिहार की महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान था, उसके बाद बिहार के युवाओं का योगदान था। और कई वीडियो ऐसे भी सरफेस हुए ऑनलाइन मीडिया में कि जिसमें कि यादव समुदाय के लोगों की पत्नियां भी नरेंद्र मोदी जी को जाकर उनके नाम पर वोट की हैं। तो कहीं ना कहीं आप यह देखेंगे कि मुस्लिम महिलाएं और ऐसी महिलाएं जो कि भाजपा से या फिर किसी पॉलिटिकल लीडर से राब्ता नहीं रखती हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खुले आसमान के नीचे खुली हवा में सांस लेना चाहती हैं, वो भी अपनी पढ़ाई करना चाहती हैं, खुले तौर पर नौकरी करना चाहती हैं और समाज में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती हैं। और ये चुनाव जो बदलाव की शुरुआत होगी वो बंगाल की महिलाओं से ही होगी। आगे चलकर आप देखेंगे युवाओं का वोट भी भाजपा को पड़ेगा और फिर तमाम वोट हिंदू धर्म के लोगों का भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और जो अभी मैं वोट शेयरिंग देख रहा हूं, जो कई सारे डाटा प्रदर्शित किए जा रहे हैं, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार लोगों ने बिना डरे घरों से बाहर आकर पहले मतदान फिर जलपान का उपयोग किया है और मतदान देने के बाद अपने वोट को सुरक्षित करने के बाद ही कोई दूसरा काम चुना है।
ममता बनर्जी कह रही हैं कि 227 या फिर उससे ऊपर सीटें हम जीतेंगे, क्या लगता है जीत पाएंगी? अगर ममता बनर्जी चुनाव जीत रही हैं तो उन्हें एक लोकतांत्रिक देश में एक बड़े और मजे हुए राजनेता के तौर पर शांति व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए था। जिस दिन अंतिम दिन की वोटिंग हुई उस दिन ममता बनर्जी साफ तौर पर बौखलाहट के अपने दिखा रही थी। वो ये कह रही हैं कि आधे घंटे में हम 10,000 लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। वो ये कह रही हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। वो ये कह रही हैं सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करवा के कि स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर को इलेक्शन ऑब्जर्वर नहीं नियुक्त किया जा रहा है, पोलिंग एजेंट नहीं नियुक्त किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को अगर आप एक समय पे समाकेत कर कर देखेंगे तो साफ तौर पर पता चलेगा कि वो पॉलिटिकली बौखला गई हैं और उनको पता कहीं ना कहीं से चल गया है कि वो सत्ता से जा रही हैं। और जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अजय पाल शर्मा को हम घसीट कर लेकर आएंगे, वो भी साफ तौर पर दिखाता है कि इनकी बौखलाहट, इनकी हार, इनकी चिड़चिड़ापन को अब जनता के सामने, मीडिया पत्रकारों के सामने, मीडिया बंधुओं के सामने सभी लोग देख रहे हैं और 4 तारीख को इस पर मुहर भी लग जाएगी। 4 तारीख को अगर भाजपा जीतती है तो पहली बार बंगाल में सरकार बनाएगी, तो क्या लगता है कि बंगाल में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? क्या बंगाल के कुछ हालात सुधरेंगे या डेवलपमेंट कुछ और अच्छा होगा? या फिर जिसकी बात सबसे ज़्यादा इस चुनाव में की गई थी कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों को वहाँ से निकाला जाएगा, तो उन चीज़ों पर क्या भाजपा काम करेगी या सिर्फ ये एक चुनावी जुमले थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी अपने चुनावी मैनिफेस्टो में रखती है धीरे धीरे करके ही सही उसको पूरा करने का काम करती है। और हमने कई बार देखा है कि केंद्र की सरकारों ने, राज्य की सरकारों ने जो वादे किए होते हैं उसको हो सकता है कि तुरंत नहीं इम्प्लीमेंट करे, लेकिन थोड़े दिन बाद इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। अब मेरा ये मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 4 तारीख को चुनकर आती है तो सबसे पहला काम जो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत होना चाहिए वो महिलाओं की सुरक्षा का होना चाहिए। दूसरा काम जो मेरे मन में है कि भारतीय जनता पार्टी को जरूर करना चाहिए वो सीए, एनआरसी और एक बार फिर से एसआईआर को कराना चाहिए, क्योंकि अभी भी मैं मानता हूं कि कम से कम 1 करोड़ अवैध लोग पश्चिम बंगाल के अंतर्गत रह रहे हैं जिन्होंने इतने कठिन एसआईआर होने के बावजूद अपनी आइडेंटिटी को छुपा लिया है। और तीसरी चीज मैं चाहता हूं कि जो 6 दिसंबर के दिन नींव पड़ा था बाबरी मस्जिद का, उसका कार्य आगे न बढ़ाया जाए, क्योंकि इससे ना सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि पूरे देश में विद्रोह होगा। क्योंकि जब एक ऐसा विवादित ढांचा जिसके लिए लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, एक ऐसा विवादित ढांचा जिसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद वहां पे राम मंदिर का निर्माण किया गया है, अगर उसको फिर से निर्माण करवाया जाएगा तो लोग आपस में लड़ेंगे, लोग आपसी सौहार्द को खतरे में डालेंगे और कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एकता की जो बात लोग करते हैं वो विफल होते दिखेगा। तो मेरा मानना है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो प्राइमरी चीज़ है। महिलाओं की सुरक्षा प्राइमरी चीज़ है। रोजगार आप 2 दिन बाद भी दे सकते हैं, लेकिन महिलाओं को सुरक्षित करना आपके पहले दिन से प्रतिबद्धता होनी चाहिए। और इसके लिए मैं ये भी मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल लागू हो कि अगर एक चौराहे पर किसी भी महिला के साथ कोई छेड़छाड़ करे, कोई दुर्व्यवहार करे, तो अगले चौराहे पर उसको यमराज से भेंट होना चाहिए। क्योंकि जब तक एक लोकतांत्रिक देश में महिलाएं सामने नहीं आएंगी तब तक हम विकासशील देश ही रह जाएंगे, विकसित देश कभी नहीं बन पाएंगे। मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद बन रही है, आपने उसकी बात करी, तो दिक्कत किस चीज़ से? मस्जिद से दिक्कत है या नाम बाबरी से दिक्कत? देखिए, मस्जिद इस देश में तमाम है, मस्जिद से दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 दिसंबर जो कि एक ऐसा दिन है, जी, बाबरी विध्वंस का दिन, उस दिन को नी पूजन के लिए चुनना। 6 दिसंबर एक ऐसा दिन है जिसे काला दिन माना जाता है। ऐसे दिन को चुनना कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत है। और मैं मानता हूं कि इस देश में भारत की जो राज्य व्यवस्था है, जो पार्लियामेंट है, वो खुद मुसलमानों को कई मस्जिदों बनाने के लिए पैसा दे रही है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम लाया है कि मुस्लिम बच्चों को भी IAS IPS बनने के लिए वो फंड प्रदान करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें उनको आगे बढ़ाने के लिए की जा रही हैं। इवन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदू देवी देवताओं के यहाँ जो फंड जमा होता है, जो मंदिरों में फंड जमा होता है, उस फंड के पैसे को भी कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड को आगे बढ़ाने के लिए, कहीं ना कहीं एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म के लोगों को रिजर्वेशन प्रदान करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो भारत ही एक ऐसा देश है जो ट्रू नेचर में सेकुलर देश है और कोई ऐसा देश नहीं है। आप पाकिस्तान की बात करिए जहाँ पे हिंदू खत्म हो गए, आप बांग्लादेश की बात करिए जहाँ दीपू दास जैसे कामगार को जिंदा जला दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि उसने अपने मुंह से कुछ ऐसी बात निकाली जो उनके
धर्म के खिलाफ था। तो कहीं ना कहीं एक ट्रू सेकुलर के तौर पर भारत आगे बढ़ रहा है। और आप अपने अगल बगल किसी भी देश को देखेंगे तो इतने अच्छे तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा है जैसे भारत बढ़ रहा है। हम सभी धर्मों को साथ लेकर चल रहे हैं, हम सभी भाषाओं को साथ लेकर चल रहे हैं, हम सभी सेक्ट को साथ लेकर चल रहे हैं और उसके बाद भी हम विकास कर रहे हैं। भाजपा अगर बंगाल में चुनाव जीत जाती है तो क्या लगता है मुख्यमंत्री कौन बनेगा? शुभेंदु अधिकारी को मौका दिया जाएगा या कोई नया चेहरा, जैसा कि भाजपा ने लगभग अभी रिसेंट के चुनावों में किया कि अनएक्सपेक्टेड कोई चेहरा निकल के मुख्यमंत्री बनता है? देखिए, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो रवैया है कि अनएक्सपेक्टेड चेहरा, ये मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगता है। और मेरा मानना है कि जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो वहां पर अपने खून पसीने बहाया है, उसको आप मुख्यमंत्री बनाकर भेजिए, क्योंकि वो एक एक क्षेत्र को, एक एक परेशानी को, एक एक कमियों को जानता है। और अभी बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी जी मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट कैंडिडेचर के तौर पर होंगे। उनसे ज़्यादा संघर्ष किसी ने नहीं किया है, सबने देखा है। हालांकि हम यह भी जानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी ही वो व्यक्ति हैं जो ममता बनर्जी को चुनाव भी हराए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री के तौर पर चुनकर आना चाहिए। और मैं अगर थोड़ा सा आपके टॉपिक से हटकर अदर स्टेट की बात करूं तो मुझे बिहार के मुख्यमंत्री अभी उतने पसंद नहीं है। हो सकता है कि आगे चलकर अपने काम के जरिए वो लोगों को, जनता का दिल मोह लें, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद के कामगार हैं। दूसरा अगर बात करें तो फिर यहाँ मोहन यादव को देख लीजिए, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाया था। उन्होंने आते ही सबसे पहला कमेंट कर दिया कि रामचरितमानस के समय से, राम जी के समय से कहीं ना कहीं लोगों के साथ भेदभाव होता है, तो हम रिजर्वेशन को 80% बढ़ाकर कर देते हैं। और उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी फटकार लगाई कि हमारा इंदिरा साहनी के केस में जजमेंट है कि 50% के कैप से आप ऊपर नहीं बढ़ सकते, और आप एक बार मुख्यमंत्री चुनकर आते हैं तो आप सारे कानूनों को ही ध्वस्त कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जो जमीन से जुड़ा हो, ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जो जनता के बीच जाने में गुरेज न करता हो, ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जिसे जनता पसंद करती हो। और ऐसे मुख्यमंत्री होने के लिए एक ऐसा कार्यकर्ता जिसने उस प्रदेश में कई सालों से अपना पूरा धन, कर्म सब कुछ दे दिया है, उसे चुनना चाहिए। न कि ऐसे कैंडिडेट को जिसके ऊपर कई सारे ऐसे आरोप लगे हों, न कि ऐसे कैंडिडेट को जिसे राज्य की राजनीति के बारे में कुछ पता न हो, न कि ऐसे कैंडिडेट को जिसके रहते हुए भी ऐसे उस राज्य में तमाम बड़े नेता हों जो जमीनी स्तर से जुड़े हों, लोगों से जुड़े हों। पर जैसे आपने बात करी वो नेता जो है वो पर जमीन से जुड़ा नेता बनाना चाहिए, पर अगर ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो ज़मीनी स्तर पे भाजपा ने जो अब तक सीएम बनाए हैं उनमें से खासकर दिल्ली की अगर बात करें तो केजरीवाल को हराने वाले सबसे बड़े नेता परवेश वर्मा थे जी। और वो राजनीति में बहुत बड़ा चेहरा है। उनके पिताजी भी बहुत बड़े राजनेता रहे हैं दिल्ली से ही, और जब आखिरी बार दिल्ली में भाजपा की सरकार इससे पहले बनी थी तब भी उनके पिताजी की ही बदौलत सरकार बनी थी। तो आपको नहीं लगता कि परवेश वर्मा ज़्यादा काबिल कैंडिडेट थे सीएम के लिए रेखा गुप्ता से? वही बात मैं कह रहा हूँ, आप ही की बात मैं भी कह रहा हूँ कि ऐसे ही नेताओं को जो है कहीं ना कहीं मौका मिलना चाहिए, जो कि ज़्यादा लोगों के बीच रहे, ज़्यादा लोगों को सुने, ज़्यादा लोगों का भला सोच सके, और एक ऐसा चेहरा रहे जो कि सबको रिप्रेजेंट अच्छे से कर सके। क्योंकि हम ऐसे लोगों को एक स्टेट के हेड ऑफ द स्टेट के रूप में नहीं ले सकते जिनको कि उस स्टेट का स्ट्रक्चर ही ना पता हो, क्या कमियां हैं वही नहीं पता हो, किससे क्या बात करना है, किस हिसाब से बोलना है यही नहीं पता हो। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, और कर्मठी कार्यकर्ताओं की तो एकदम कमी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। तो ऐसे कार्यकर्ता को चुने जो अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दे अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए और अपनी देश की जनता के लिए, जो संविधान में भरोसा रखता है। ऐसे कैंडिडेट को ना चुने जिससे कि भाजपा की किरकिरी हो, क्योंकि भाजपा राजनैतिक तौर पर विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश की पार्टी है, और ऐसे में एक एक कदम को बहुत फूक फूक के चलना पड़ेगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बंगाल चुनाव में एग्जिट पोल्स कुछ भाजपा को जीतता दिखा रहे हैं, कुछ टीएमसी को जीतता दिखा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 4 तारीख को कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाती है। ममता बनर्जी फिर से एक बार चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनेगी या भाजपा जीतेगी? और सबसे बड़ा सवाल आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या अगर भाजपा चुनाव बंगाल में जीतती है तो शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए या बाकी राज्यों की तरह किसी अन्य चेहरे को, जिसकी कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता, ऐसा मुख्यमंत्री बनाना सही है?